1 जनवरी 2024। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी ओनली आईएएस एक्सटेंडेड की पूरी फैमिली को 2024 नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, वैसे तो कहते हैं कि सिर्फ तारीख ही तो बदली है। 31 दिसंबर से हम 1 जनवरी पर आ गए और एक साल बदलने से कुछ खास तो होता नहीं, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। ये बात काफी हद तक ठीक भी है, क्योंकि बहुत सारे ना हम अक्सर रेजोल्यूशंस लेते हैं कि नए साल में ये करेंगे वो करेंगे, पर शायद 1-2 महीने के बाद या हो सकता है हफ्ते 10 दिन बाद ही हमारे जो पूरा जो डिटर्मिनेशन है कई बार खत्म हो जाती है। पर देखो, हर नया साल एक आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और एक बदलाव लाने के लिए ना एक बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी की तरह होता है। ठीक है ना? मुश्किल परिस्थितियों में कुछ लोग तो उसको अपॉर्च्युनिटी की तरह देखते हैं, कुछ लोग उसको यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम आने वाला समय जो भी है, चाहे नया साल हो या फिर आने वाला टाइम जितना भी है, उसके अंदर हम अपना बिल्कुल अच्छे से परफ़ॉर्म करें, ताकि हम अपना 100% पोटेंशियल को हम अपने यूज़ कर पाएँ। ये कहीं न कहीं अगर हम टारगेट लेकर चलेंगे, तो डेफ़िनिटली आज से एक अपॉर्च्युनिटी है आपको कि आप डेली बेसिस के ऊपर कंसिस्टेंट रहिए अपनी स्टडीज़ के साथ, अपने जितने भी अपने फ़ोकस है, उसको आप मेंटेन रखिए, ताकि आने वाले समय के अंदर आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएँ। मेरी यही उम्मीद रहेगी कि जो भी स्टूडेंट्स 2024 के अंदर अपना अटेम्प्ट लिख रहे हैं, अगले साल वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हों इस समय के ऊपर, ताकि अपना जो भी उनकी ड्रीम डेस्टिनेशन है, वो वहाँ तक पहुँच पाएँ। ठीक है ना? जो भी काम होता है ना, एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है, एंड आप भी जो चीज़ कर रहे हो, उसी वर्क इन प्रोग्रेस की तरफ एक कदम है। नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, पर इंश्योर कीजिएगा कि ये जो नया साल है ना, ये अपने पिछले साल से बेहतर हो। इस तरह से निरंतर अगर आप प्रयास करेंगे, आई एम श्योर ये चीज़ें आप तक डेफ़िनिटली पहुँचेगी ही पहुँचेगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज की डिस्कशन के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे जो रेड सी है, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जारी है। यूएस नेवी ने 3 हाउथी रेबल्स की जो शिप्स हैं, उनको यहाँ पे सिंक कर दिया है। इवन मणिपुर के अंदर भी अगर आप देखोगे ना, तो कर्फ्यू वापस आ गया है मोरे के अंदर, क्योंकि वहाँ पर आर्म्ड मैन ने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। नया जो हमारा फाइनेंस कमीशन बनेगा 2026 के बाद, उसको हेड करेंगे अरविंद पंगडिया जी, जो कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक है हमारा डी-सिप्स के रिगार्डिंग। वीकेंड पे ये काफ़ी मुद्दा चर्चा में रहा, डी-सिप्स। डी-सिप्स क्या होते हैं सर? डी-सिप्स स्टैंड करते हैं डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। क्या मतलब इस चीज़ का? देखो समझो, कुछ ऐसे बैंक हैं जो अपने आप में बहुत बड़े हैं। सर बहुत बड़े का क्या मतलब? बहुत बड़े का ये मतलब है कि अगर मान लो वो बैंक कल को डूब गए, तो हमारी जो पूरी देश की अर्थव्यवस्था है ना, जो देश की पूरी इकोनॉमी है, वो एक तरह से पूरी तरह से हिल जाएगी। सर ऐसे कौन से बैंक हैं? जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई के बारे में आप जानते होंगे। देखो हम सबका मतलब मेरा खुद का अकाउंट है, आपका में से बहुत सारे लोगों का होगा, आपके पेरेंट्स का होगा, तो बहुत सारे लोगों की डिपेंडेंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। बिल्कुल ठीक बात है। उसी तरह से आपका आईसीआईसीआई, उसी तरह से आपका एचडीएफसी। ये जो 3 बैंक है ना इंडिया में, ये अपने आप में बहुत बड़े हैं। इतने बड़े हैं कि इनको ये भी बोला जाता है टू बिग टू फेल। इतने ज़्यादा ये बड़े हो चुके हैं। ठीक है। अब अगर मान लो ये इतने बड़े हैं और इनका अगर फेल होना, अगर ये कल को डूब जाते हैं, तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था डूब सकती है। तो कहीं न कहीं ना इनको रिकॉग्नाइज़ करना, इनको आइडेंटिफ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस एट द सेम टाइम इनको समय-समय के ऊपर चेक करते रहना कि क्या यार इनकी हालत खराब तो नहीं हो रही? कल को ऐसा तो नहीं कि कल को इनको कोई गड़बड़ हो जाएगी और हमारी देश की अर्थव्यवस्था ही डूब जाएगी। है ना? तो चेक करना ज़रूरी है ना, जो इंसान जितना बड़ा होता है, उसका इम्पैक्ट भी इकोनॉमी के ऊपर उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। तो उनको टाइमली चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके लिए एक कैटेगराइज़ेशन है जिसका नाम है डी-सिप्स। अब ध्यान रखने वाली बात पहली तो ये है कि जो हमारा आरबीआई है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप देख सकते हो आरबीआई, ये आरबीआई है ना, इसका काम है ये देखना कि किसको डी-सिप में डालना है और किसको नहीं डालना। तो आज के समय के ऊपर ये 3 ही है, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। ये 3 बैंक आपके आज के समय के ऊपर आपको इस लिस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं डी-सिप्स के अंदर। ठीक है सर, समझ आ गया। अब एक्चुअली नोटिस करो 3 तो है ये, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पर इनमें भी ना रेलेवेंस अलग-अलग है। मतलब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। बाकी भी बड़े हैं, पर एसबीआई जितने बड़े नहीं है। एचडीएफसी भी बड़ा है, आईसीआईसीआई भी बड़ा है, पर इनमें भी एक ऑर्डर सा आ चुका है। कहने का मतलब क्या? एसबीआई के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी ना, जो इसको चेक किया जाएगा, वो ज़्यादा किया जाएगा क्योंकि एसबीआई बहुत ज़्यादा बड़ा है। एचडीएफसी उससे थोड़ा-सा कम बड़ा है, आईसीआईसीआई उससे थोड़ा-सा कम बड़ा है।
इस वजह से इनको अलग अलग बकेट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे एसबीआई पहले ना बकेट 3 के अंदर था, अब उसको बढ़ाकर बकेट 4 के अंदर डाल दिया गया। एचडीएफसी को बकेट 1 से बकेट 2 के अंदर, आईसीआईसीआई अभी भी बकेट 1 के अंदर ही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये बकेट क्या मतलब क्या है यहाँ पे? देखो बकेट का यहाँ पे मतलब है कि इनको ना कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेगी। आप जानते हो ना कि जो भी बैंक होता है, जब वो किसी को लोन देता है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली देखा जाता है कि उसके साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड है। जैसे मान लो कि किसी ऐसे बंदे को दे दिया लोन जो शायद रीपे ना कर पाए, तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्क है। तो इसी तरह से जो भी बैंक के एसेट्स होते हैं, जो भी उसके लोन होते हैं, उनके साथ रिस्क अटैच्ड होता है, जिनको हम बोलते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स। उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वो लोन वगैरह दे रहे हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनको क्या करना पड़ता है बैंकों को कुछ अलग से पैसा रखना पड़ता है कि नहीं? आप ये बातें जानते होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना डिपेंडिंग अपॉन कि डीसिप्स कौन सी कैटेगरी के अंदर है, उनको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, उनको हायर शेयर रिस्क वेटेड एसेट्स का एज टियर 1 इक्विटी के फॉर्म में चाहिए होता है। जैसे एसबीआई को बकेट 4 के अंदर डाल दिया गया, तो एसबीआई के लिए जो शेयर होगा रिस्क वेटेड एसेट्स का एज टियर 1 इक्विटी वो ज्यादा होगा। एचडीएफसी का थोड़ा सा कम होगा एसबीआई से, और आईसीआईसी का उससे भी कम होगा। ठीक है, पर डेफिनेटली इनको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स इन तीनों की होगी ही होंगी। ध्यान रखना, जनरली हम क्या करते हैं, वो वाले बैंक जिनके जो एसेट मतलब जो लोन वगैरह वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अगर भारत की जीडीपी से 2% से ज्यादा हो जाते हैं, तो उनको डीसिप्स का पार्ट मान लिया जाता है। बाकी और भी जैसे फॉर एग्जांपल इनका साइज बहुत बड़ा होता है, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, अगर ये खत्म हो जाएंगे अपने आप में बहुत दिक्कत आएगी। इस तरह से बहुत सारी क्रॉस जुरिडिक्शनल एक्टिविटीज के हिसाब से इनको ऐसे कैटेगराइज किया जाता है। तो इस तरह से टोटल 5 बकेट्स होती हैं, बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3, बकेट 4, बकेट 5। आईसीआईसीआई बकेट 1 में है, एचडीएफसी को बकेट 2 में डाल दिया गया है, और आपका एसबीआई बकेट 4 के अंदर है। तो 3 बैंक्स हैं डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक, जिनको आरबीआई ने इस तरह से कैटेगराइज कर रखा है। और जैसा मैंने आपको बताया था, दीज आर टू बिग टू फेल। गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा अगर कल को ये फेल हो जाते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए थे। तो 2015 से आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क स्टार्ट किया डेप सिप्स का बनाने का, किस तरह से हमें पता लगता रहे कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। बाकी आप जानते होंगे कॉमन इक्विटी टियर 1 के रिगार्डिंग कि टियर 1 कैपिटल का जो कॉम्पोनेंट है इनको ज्यादा रखना पड़ता है। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा है ना, तो चेक कर रखना भी थोड़ा ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे डीसिप्स के रिगार्डिंग जो हमें पता होने चाहिए। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए दोस्तों, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट कर रहे हैं ना, एंड अभी आपको लगता है कि यार अभी मेरी प्रेपरेशन को और एक बूस्ट चाहिए, तो डेफिनेटली आप हमारा जो 2024 का क्रैश कोर्स है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेली आपकी 3 घंटे की जनरल स्टडीज की क्लासेस होंगी, जिसके माध्यम से आपका प्रीलिम्स के लिए जो भी सिलेबस है उसको कवर करवाया जाएगा। उसके साथ साथ आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस एंड मटेरियल, सी सेट की क्लासेस का आपको ऑनलाइन एक्सेस मिल जाएगा, एंड साथ ही साथ जनरल स्टडीज और सी सेट के आपको सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो एक तरह से ना जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है वो सारी नीड्स को कैटर करता है, चाहे वो रिवीजन पर्सपेक्टिव से आपकी प्रैक्टिस हो, वो मैक्सिमम इसके पर्टिकुलर चीज से हो जाएगी। तो ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये स्टार्ट हो रहा है आपका 8 जनवरी से। ध्यान रखिएगा, आप इसको ऑनलाइन तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आप इसको हमारे जो पटेल नगर में ऑफलाइन सेंटर है ना, वहां पर भी चलेगा, तो इसको भी आप वहां पे ऑफलाइन के फॉर्म के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर डाल दिया गया है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे क्लिक कीजिए एंड डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर एनरोल करके अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज पीएम स्वनिधि। देखो अभी ना क्या हुआ था, पर हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, इनके द्वारा एक फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया, जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल। वहां पर इन्होंने बात करी स्वनिधि स्कीम के बारे में। पहले तो ना मैं आपको ना पहले ये समझाता हूँ कि पीएम स्वनिधि की फुल फॉर्म क्या है। पीएम स्वनिधि की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया स्ट्रीट वेंडर सर स्ट्रीट वेंडर क्या होता है? देखो आपकी जो गलियां हैं, स्ट्रीट्स हो गया, आपकी जो फुटपाथ हो गया, पेवमेंट हो गया, वहां पर बहुत सारे लोग सर्विसेज को ऑफर करते हैं। सर क्या मतलब? अरे जैसे यहाँ पे ये देखो, ये आई थिंक ऑरेंज बेच रहा है, ये रेडी वाला जो पर्सन है, या फ्रूट्स बेच रहा है, वेजिटेबल्स बेचते हैं बहुत सारे। जैसे आपकी गली के आसपास कोई चाय बेचने वाला होगा, है कि नहीं? कुछ बर्गर बेचने वाले होते हैं, है कि नहीं? पकौड़ास, ब्रेड्स। उसी तरह से कोई हो सकता है ऐसे ही कुछ कपड़े वपड़े बेचता हो, ऐसे जैसे रेडी वगैरह लगा के, है कि नहीं? बुक्स हो गया, स्टेशनरी हो गया, कई आपके वो होते हैं जो क्या बोलते हैं, बार्बर वाली शॉप्स हो गया, कॉबलर्स हो गया, पान शॉप्स होती हैं आपकी, लॉन्ड्री वाली शॉप्स होती हैं, ये सारे आपके स्ट्रीट वेंडर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा मानना है कि इंडिया में ना लगभग 50 लाख से भी ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं।
ओके, ये बात तो चलो समझ आई। अब जब कोविड-19 पैंडेमिक आया ना सर, तब इनकी हालत काफ़ी खराब हो गई। क्योंकि देखो कोविड-19 पैंडेमिक आया तो लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया तो भैया क्या स्ट्रीट, क्या फुटपाथ, इनको तो अपना काम-धंधा बंद करना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने क्या सोचा कि भैया ऐसे तो नहीं चलेगा। इनको अपना बिज़नेस रीस्टार्ट करवाना पड़ेगा। वो कैसे करें? कहीं न कहीं ना इनको थोड़ा-सा लोन देना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल लोन। ठीक है, उसकी मदद से अपने ये अपना जो इनका धंधा कर रहे हैं, उसको वापस से खड़ा कर पाएँ। तो इस वजह से इनको क्या दिया गया? कोलैटरल फ्री, कोलैटरल मतलब जहाँ पर आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ रहा, तो कोलैटरल फ्री इनको लोन दिया गया। ताकि अपने बिज़नेस को ये वापस से खड़ा कर पाएँ। ध्यान रखिएगा इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो दरअसल में ना क्या हुआ, ₹10,000 का तो पहली बार में इन्होंने कोलैटरल फ्री इनको लोन मिल गया। पर अगर आप उसको रीपे करते रहो तो अकॉर्डिंगली आपको एनहांस्ड लोन 20,000 का, 50,000 का आने वाले समय के ऊपर मिलता रहेगा। जब आप रीपे करते रहोगे अकॉर्डिंगली वो बढ़ता रहेगा। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करो, अगर आप समय के ऊपर रीपे करते हो या समय से पहले रीपे कर देते हो अपना लोन, तो वहाँ पर आपको 7% की इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर ना डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस का भी है, जहाँ पर आपको हर महीने ₹100 का कैशबैक मिलेगा, तो यानी कि साल के अंदर ₹1200 का कैशबैक मिलेगा अगर आप डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस करते हो। तो एक तरह से आप नोटिस करोगे कि किस तरह से हमने कोशिश करी है कि हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको हम एम्पावर कर पाएँ। तो डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस भी हैं, क्रेडिट लिमिट भी इनकी बढ़ाई जाएगी समय के ऊपर, टाइमली रीपेमेंट हो रहा है एंड साथ-साथ अच्छे से वर्किंग कैपिटल लोन यहाँ पे इनको मिल रहा है ताकि मंथली उनको वो रीपे कर पाएँ। पहले तो स्कीम की देखो कम समय के लिए थी, पर बार-बार हम इसको एक्सटेंड करते रहे हैं, तो अभी ये स्कीम जो है ना, दिसंबर 2024 तक एक्सटेंड हो चुकी है, ताकि हम ये सारी चीज़ें अचीव कर पाएँ। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो स्टेट या अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वो यहाँ पर आइडेंटिफ़ाई करेंगी इन स्ट्रीट वेंडर्स को कि कौन एलिजिबल है एंड कौन एलिजिबल नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि देखो एक सिक्किम, सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कोई भी स्ट्रीट वेंडर नहीं है, ऐसा मतलब आइडेंटिफ़ाई किया गया। बाकी अदरवाइज़ सभी स्टेट्स के अंदर हमें स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ऐसा हमारी यहाँ पे सरकार का मानना है। ठीक है, आगे अच्छा एक चीज़ और बची हुई है कि हमारा जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 है ना, उसके अंदर इनको डिफ़ाइन किया गया है, जो मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रीट वेंडर का मतलब क्या होता है। कोई हॉकर, पैडलर, ये सारे आपके जो भी आपके ना मतलब मान लो ये पब्लिक पार्क के पास में, फुटपाथ के पास में जो अपना काम करते हैं, वो यहाँ पे उनको यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर बताया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ वर्ली पेंटिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो पहले तो इसकी ना लोकेशन समझो कि वर्लिंग पेंटिंग की बात कहाँ कर रहा हूँ। बात ये हो रही है महाराष्ट्र की। स्पेशली जब हम बात करते हैं ना मुंबई, मुंबई की बात नहीं कर रहा, मुंबई के बाहर वाले एरियाज़ की, मुंबई के जो एक्सटीरियर वाले एरिया है। मुंबई में नहीं, वर्ली ट्राइ एक्चुअली वर्ली पेंटिंग वर्ली ट्राइब से आती है। वर्ली ट्राइब आपको मुंबई में उतनी नहीं देखने को मिलेगी, मुंबई के जो बाहर वाले रीजन्स हैं, मुंबई के जो आस-पास के एरियाज़ हैं, वहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, अब इनकी ना पेंटिंग्स अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस होती है। जैसे ये यहाँ पे आप पेंटिंग्स देख पा रहे हो, बिल्कुल सही देख पा रहे हैं। सर ये ना एक्चुअल में आपकी जो वॉल होती है, रेड मड वॉल, उसके ऊपर यहाँ पे पेंट किया जाता है। किस तरह से पेंट किया जाता है? व्हाइट पेंट से। ये देखो ज़्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स में आपको मेजर कलर व्हाइट पेंट ही देखने को मिलेगा। और ऐसा बताया जाता है कि चावल चावल को मतलब पीस कर उसका वाउट व्हाइट पाउडर बनाया जाता है। फिर उसके बाद उसके थ्रू यहाँ पे ये व्हाइट कलर की पेंटिंग इस तरह से करी जाती है, रेड मड वॉल के ऊपर। चलो सर ये बात तो समझ आई। अब यहाँ पर ना इसके कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। क्या इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं? जो कि यहाँ पे बहुत ही यूनिक है। वो क्या यूनिक है? देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये रहा आपका सर्कल। हाँ सर, सर्कल दिख गया। सर ये ट्रायंगल भी दिख रहा है हमें। अरे हाँ, बिल्कुल ट्रायंगल भी दिख रहा है। इस तरह से ना यहाँ पर बहुत सारी ज्योमेट्रिकल चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे सर्कल का यूज़ कर लिया। जब भी बात होती है सर्कल की, सर्कल का दरअसल में इनके यहाँ मतलब है, सर्कल का मतलब होता है सन एंड मून। जब बात होती है ट्रायंगल की, उसका मतलब होता है माउंटेन्स एंड कोनिकल ट्रीज। उसके अलावा जैसे स्क्वायर वगैरह का भी यूज होता है। स्क्वायर का मतलब होता है एक पीस ऑफ लैंड को डिपिक्ट करता है। सेंट्रल मोटिव जो होता है वो स्क्वायर होता है, उसको चौक या चौकत बोलते हैं। तो इस तरह से ना इनका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि इस तरह से ना ये इनको यूज करते हैं बहुत सारे ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशंस को। और जैसे इंसान है ना, ये इंसान को जहां पर भी बनाएंगे, जैसे इसमें भी देख लो, यहाँ पर भी ऊपर एक ट्रायंगल, एक नीचे ट्रायंगल। तो जो एक इंसान होता है, उसके अपर पार्ट को, टॉर्सो जो होता है, उसको एक अपर ट्रायंगल बना दिया जाता है, लोअर ट्रायंगल इस तरह से बना दिया जाता है। तो इस तरह से ना इसका दिखाया गया है कि एक ट्रायंगल ऊपर, एक ट्रायंगल नीचे, एक तरह से इक्विलिब्रियम हो गया। यूनिवर्स के इक्विलिब्रियम को ये डिपिक्ट करते हैं इस तरह दो ट्रायंगल्स को बना के। तो यानी कि इस तरह से लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है। और साथ ही साथ आप ये नोटिस करो यार कि जैसे इनकी ये पेंटिंग है, इस पेंटिंग के अंदर ना इनके घर के काम, जैसे यहाँ पे आई थिंक ये पानी भरने जा रहा है, ठीक है ना? ये अपने घर के कुछ काम कर रहे हैं, ये कुछ और शादी-वादी हो रही है किसी की, ठीक है ना? ये घर पे कुछ पीसा जा रहा है, ये कुछ खेती का कुछ काम कर रहे हैं।
तो नोटिस कर रहे हो आप एक बात कि फार्मिंग, फिशिंग, हंटिंग इस तरह के सीन्स बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे किए जाते हैं। तो डेली बेसिस की चीज़ें, अपने फेस्टिवल्स को, अपने फोक डांस को, इन सबको यहाँ पे रिप्रेज़ेंट किया जाता है। ये सारी बातें देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है? मैंने जो बता भी दी कि फार्मिंग, फिशिंग, पोर्ट्रे, हंटिंग अपर ट्रायंगल इसको रिप्रेज़ेंट करता है, लोअर ट्रायंगल इसको। तो एक्चुअल में ना जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर होते हैं किसी पेंटिंग के, अगर आपको वो पता है, वो पेंटिंग कहाँ को बिलॉन्ग करती है, ये पता है, तो कहीं न कहीं आपको जितना मर्ज़ी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, आप उसको टैकल कर पाओगे। होता पता क्या है, हमने पेंटिंग कभी देखी नहीं होती और हम ना इन चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं, ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उससे हमें दिक्कत आती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई पेंटिंग पढ़ो आर्ट एंड कल्चर के अंदर, साथ ही साथ उसकी एक पिक्चर ज़रूर आपके दिमाग में होनी चाहिए ताकि आप उसको क्लियरली समझ पाओ। यहाँ पर समझना ये जो चीज़ है ना, ये ट्रेडिशनली वुमेन के द्वारा प्रैक्टिस करी जाती थी एक तरह से जॉय एंड हैप्पीनेस के फॉर्म के अंदर, जो मैं वर्ली ट्राइब्स की बात कर रहा था। यहाँ पर ना एक बहुत फेमस पर्सन है, जिव्या सोम्य माशे। ये माशे आपको वर्ड याद होना चाहिए क्योंकि ये माशे जो है ना, माशे फैमिली, इन्होंने इस पर्टिकुलर आर्ट को आगे पॉपुलराइज़ करने के अंदर अपना एक बहुत-बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ये नाम आपको माशे फैमिली, ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि वर्ली पेंटिंग के साथ इनका ही लिंकेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लोकल स्टोरीज़ को यहाँ पे बताया जाता है, कुछ अगर सोशल इंजस्टिस है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया जाता है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएँगी। नेक्स्ट चलते हैं हम अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व के ऊपर। यहाँ पर क्या हुआ है ना, अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने एक एलिफेंट काफ को, वाइल्ड एलिफेंट काफ को रेस्क्यू किया है जो कि सेपरेट हो गया था हर्ड से। न्यूज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्चुअली अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व की लोकेशन और बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ज़रा यहाँ पे आओ, ये आपका अगर इंडिया के अगर सदर्न पार्ट के अंदर देखोगे, इसको आप ज़ूम करोगे ना, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको आपका जो केरला और तमिलनाडु, उसके बॉर्डर के ऊपर आपको अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व आपको देखने को मिल जाएगा। तो केरला और तमिलनाडु के बिल्कुल आपको बॉर्डर के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ना इसके आस-पास भी बहुत सारे आपको रिज़र्व्स देखने को मिल जाएँगे, स्पेशली यहाँ पे ना ये पलक्कड़ गैप आप जानते होंगे इधर, ठीक है ना? यहाँ पे इधर आपको पलक्कड़ गैप देखने को मिल जाएगा, तो उसके आपको सदर्न साइड में आपको देखने को मिल जाएगा इन द सदर्न वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पर आपका परम्बिकुलम टाइगर रिज़र्व बिल्कुल पास में है, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, इराविकुलम नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाता है। और भी बहुत सारे रिज़र्व फॉरेस्ट जैसे ननमरा हो गया, वदवचल हो गया, मलत्तुर हो गया, मरायर हो गया, ये सारे रिज़र्व फॉरेस्ट भी आपको यहाँ पे पास में ही देखने को मिल जाएँगे। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और ध्यान में रखनी है कि इसको टाइगर रिज़र्व डिक्लेयर किया गया था ये 2007 के अंदर। यहाँ पर आपको हल्दी, टर्मरिक हो गया, पेपर हो गया, कार्डामन हो गया, सिनेमन हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिज़र्व के अंदर आपको इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। फ़ौना की बात करें तो वहाँ पर भी आपको एशियाटिक एलिफेंट हो गया, ठीक है ना? सांबर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर एंड बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएँगे एंड वाइल्ड पिग्स एंड स्लॉथ डियर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ना जो इंडिजिनियस पीपल है, इसको भी ये सपोर्ट करता है। कहने का मतलब क्या? कुछ जो इंपॉर्टेंट जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जैसे मलासार, मलई मलासार, कदार, एरावलर, पुलैर, मधुवर्स, ये सारे अलग-अलग जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं ना, ये ट्राइबल ग्रुप्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। तो अपने आप में रिज़र्व के अंदर बहुत सारे आपको इम्पोर्टेंट इंडिजिनस पीपल भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखो यहाँ पर ये रिज़र्व काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, जैसे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए कि आपस में लोगों का और जो आपके अलग-अलग एलिफेंट्स हैं या और किसी भी तरह के वाइल्ड लाइफ है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना आए, उसको रोका जाता है। एंटी पोचिंग स्ट्रैटेजी एंड ऊपर से ना यहाँ पर एम्स टाइप प्रोटोकॉल, एम्स टाइप मतलब मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स। बेसिकली एम्स टाइप्स की मदद से क्या हो रहा है, इंडियन टाइगर रिजर्व्स को हम अच्छे से मॉनिटर कर पाते हैं, उनको ढंग से हम पेट्रोलिंग हो पाती है, उनको सर्वेलेंस हो पाती है ताकि हमारा जो बंगाल टाइगर है स्पेशली, उसको यहाँ पे हम यहाँ पे बचा पाएँ, उनकी पेट्रोलिंग एंड सर्वेलेंस यहाँ पे कर पाएँ। ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया था एंड इवन यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर ये पूछ भी रखा है कि एम्स टाइप पोर्टल न्यूज़ में रहता है, ये होता क्या है? बाकी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने इल्लीगल गांजा कल्टीवेशन के ऊपर भी कंट्रोल करने के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शो कॉज नोटिस बाय एफआईयू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। देखो एक्चुअल में ना आप देखते होंगे कि बहुत सारे हमारे क्रिप्टो करेंसी ऑपरेटर्स हैं, जैसे बाइनैंक, इस तरह से और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी ऑपरेटर्स हैं। दरअसल में ना ये जो क्रिप्टो करेंसी ऑपरेटर्स हैं, ये आते हैं किसके अंतर्गत? हमारे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। ऐसा हमने मार्च 2023 के अंदर इनको भी पीएमएलए के अंदर ले आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत। पर तब भी इन्होंने जो प्रॉपर चीज़ें थी, प्रॉपर उनके साथ कंप्लाई करना था, वो इन्होंने यहाँ पे नहीं किया। बेसिकली अगर आपको मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस मतलब पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत आप आ चुके हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ कंप्लाई करना पड़ता है। पर इस तरह की काफ़ी सारी कंपनीज़ थी, जिन्होंने इसके साथ कंप्लाई नहीं किया। उस वजह से एफआईयू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने ना इनको नोटिस दे दिया है, ठीक है ना? इन्हीं सभी क्रिप्टो करेंसी ऑपरेटर्स को आप वीडीएएसपी भी बोलते हैं, यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट। वर्चुअल डिजिटल एसेट आप क्रिप्टो करेंसी के साथ ही लिंक कर सकते हो, उसके जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं।
तो वो यहाँ पे क्या करते हैं कि आपके जो भी इस तरह से क्रिप्टो करेंसीज और फिएट करेंसीज होती हैं, आपके रुपीस और क्रिप्टो करेंसी के बीच में एक्सचेंज वगैरह करवाते हैं, ठीक है ना? उनका ट्रांसफर हो जाता है। ये सारी चीज़ें इस तरह की कंपनीज़ करती हैं। तो इन कंपनीज़ में से कुछ कंपनीज़ के ऊपर क्या किया गया है, एफआईयू ने अपना शो कॉज़ नोटिस दिया है क्योंकि वो पीएमएलए के साथ कंप्लाई नहीं कर रहे थे, ठीक है? कुछ ने करा भी है, कुछ कंपनीज़ हैव आल्सो डन, बट अदरवाइज़ मेनी कंपनीज़ हैव नॉट डन सो। तो ये जो ऑब्लिगेशन होती है, ये एक्टिविटी बेस्ड होती है एंड ये डिपेंड नहीं करता कि उस कंपनी की इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर रिपोर्ट करना, रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारी चीज़ें, ताकि देखो कहीं न देखो क्रिप्टो करेंसी की मदद से ना बहुत सारे लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तो हम इसी चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमें इनका सहयोग भी चाहिए। इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ करी गई है। थोड़ा-सा एफआईयू के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जो एफआईयू आईएनडी है ना, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो रिपोर्ट करती है ईआईसी को, यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को। इस ईआईसी को हेड कौन करते हैं? हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं, जो कि निर्मला सीतारमण जी करंटली हैं। तो इस तरह से होता है। पर आप लोग सोच रहे होंगे, सर ये काम करता क्या है एफआईयू आईएनडी? देखो, काम बहुत ही सिंपल है। अब आप नोटिस करते होंगे यार, इतने सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं। अब उन ट्रांजैक्शन को समझना, उनका एक डेटा बनाना, फिर इस डेटा को एनालाइज़ करना, उससे कहीं न कहीं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन निकालना, ताकि पता लग पाए कि कौन-सी पॉसिबिलिटी हो सकती है मनी लॉन्ड्रिंग की एंड कौन-सी नहीं हो सकती। प्लस एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे अलग-अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके बीच में डेटा शेयर करना पड़ सकता है। कई बार कहीं फॉरेन से डेटा मँगाना पड़ सकता है, कहीं नेशनल अथॉरिटीज़ का डेटा हो सकता है। वो सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करना, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज़ करना, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, एक सेंट्रल रिपॉजिटरी बनाना, ये सारे के सारे काम किसके? एफआईयू के ही हैं। प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस के द्वारा किया जाता है इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी। तो ध्यान रखना, यहाँ पर टोटल 75 लोग होते हैं जो अलग-अलग डिपार्टमेंट से आते हैं। अलग-अलग डिपार्टमेंट्स मतलब जैसे आपका आरबीआई से कुछ लोग आएँगे, कुछ सेबी से लोग आएँगे, आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, एक्साइज एंड कस्टम्स है, वहाँ से आएँगे। तो इस तरह से अलग-अलग ऑर्गनाइजेशन से लोग यहाँ पे आते हैं, वो इकट्ठा होते हैं, वो डिस्कस करते हैं इन सभी चीज़ों के ऊपर, ताकि हम डेटा आए, डेटा को एनालाइज़ करें एंड कहीं न कहीं पता कर पाएँ कि कौन-सा मनी लॉन्ड्रिंग है या कौन-सा नहीं है। तो मैंने जो आपको होमवर्क दिया था ना एफआईयू के बारे में, उसका आंसर बहुत सिंपल है। पहला कह रहा है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि ईआईसी को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है, बिल्कुल ठीक है। बट दिस इज़ नॉट हेडेड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी, नो, 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 दिस इज़ हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि इंक्वायर कर सकता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पर ध्यान रखो, यहाँ पूछा क्या था? पूछा उसने था कौन-सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो बड़े आराम से आप बता दोगे कि सर पहला इनकरेक्ट है। ये भी पढ़ा करो कि पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो आज का होमवर्क क्या रहेगा सर? अरे आज का होमवर्क यहाँ यहाँ पर है, ये ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं इन चारों में से कि कौन सा आप में से ट्रू है इनमें से एंड कौन सा फॉल्स है। सैटरडे मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर बता देता हूँ। जैसे डीजीएफटी था, ये कह रहा है कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत है। अरे नहीं, कॉर्पोरेट अफेयर्स थोड़ी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत है। तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का पहला सेशन आपका 1935 पूना में हुआ था, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। जीरो के जीरो प्रिंसिपल, इसको तो बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था। यहाँ कह रहा है कि एनपीओ यूज कर सकते हैं इसको फंड रेज करने के लिए, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। वी हैव डिस्कस इन वेरी वेरी डिटेल इन द लास्ट लेक्चर ऑन सैटरडे, राइट। आज का और क्या होमवर्क है? एक एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। मैंने बहुत बार एनटीसीए के बारे में डिस्कशन कर लिया है प्रीलिम बूस्टर के अंदर ही कि क्या होती है, किस तरह से है। तो बस आपकी मैं रिवीजन ही चेक करना चाहता हूँ कि कितना आपने चीज़ों को रिवाइज किया है, ताकि इस क्वेश्चन के माध्यम से वो पता लग जाए। तो प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। दूसरा होमवर्क रहेगा नेशनल हॉर्टिकल्चर के बोर्ड के बारे में। ये भी डिस्कस किया हुआ है, बट ठीक है, नहीं भी होगा, हम कल यानी कि ट्यूसडे को इसको डिस्कस कर लेंगे कि इसका क्या बनना चाहिए था। और एक और होमवर्क दिया हुआ था मैंने गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में। तो यहाँ पहला कह रहा है कि खालसा पंथ की साधना इनकरा करी गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि ये वन ऑफ द मतलब दिस ही वाज द लास्ट ऑफ द पर्सनल गुरुस, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब जी थे ना, वो यहाँ पे हमें जो होली बुक है वो देखने को मिलती है। तीसरा बात कह रहा है कि ये दसम ग्रंथ के ऑथर हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल थ्री आर करेक्ट। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को अभी बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक टू एवरीवन।